ये कर दी इसने। BA पार्ट सेकंड की ये कक्षा है, आर्थिक और संसाधन भूगोल पत्र का नाम है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी या मृदा कहते हैं इसको, इस संसाधन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मृदा या मिट्टी प्राकृतिक वातावरण का एक बहुत ही ज़रूरी घटक है, आप लोग जानते हैं। एक संसाधन के रूप में देखें तो ये दूसरे संसाधनों का आधार बनती है। और धरातल पर अगर देखें तो ढीले और महीन कणों से बनने वाली पतली परत, जिसमें खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु ये सभी मिलते हैं, उसे हम मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान रमन ने मिट्टी की जो परिभाषा दी है उसको जानेंगे कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर की अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने और रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप और जंतु अवशेषों से बनी हुई है। एक और विद्वान की परिभाषा ले लेते हैं। डॉक्टर बेनेट ने क्या परिभाषा दी है? धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान और वनस्पति के अंश के संयोग से बनती है, उसे मिट्टी कहते हैं। तो डॉक्टर बेनेट का परिभाषा थोड़ी सी अलग है। अब ये जो मिट्टी है वो भूपृष्ठ पर चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इस भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, पादप यानी कि वनस्पति है, जलवायु की दशाएं हैं, ये सारी इसको प्रभावित करती हैं, इसके ऊपर असर डालती हैं। और निश्चित समय के अंतराल पर मृदा निर्माण का काम भी पूरा हो जाता है। इस तरह से जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो पर्यावरण और जैविक प्रक्रमों का संयुक्त प्रतिफल इसे माना जाता है, यानी दोनों मिलकर के इसको तैयार करते हैं। तो अलग अलग तरह की जलवायु और वातावरण में अलग अलग वनस्पति मिलेगी, अलग अलग जीव जंतु मिलेंगे, चट्टानें भी अलग अलग मिलेंगी। तो इन सब के साथ इसका गहरा संबंध होता है। इसी के अनुसार अलग अलग मिट्टियाँ हमें मिलती हैं। आइए अब जानते हैं कि मिट्टी के संघटक क्या है, मिट्टी किस किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है। मिट्टी के ऊपर के भागों से लेकर नीचे तक संस्तर यानी परतें, मिट्टी की परिच्छेदिका भी कहते हैं इसको, वो बनाते हैं। और इसका पूरे विस्तार के दो टुकड़े अगर हम करें, दो भाग लें, तो पहला है वनस्पति का मंडल और दूसरा है मृदा का मंडल। और चार घटकों के बारे में अगर बात करें, इसके चार घटक हैं मिट्टी के, मृदा के। तो सबसे पहला है जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। जैविक पदार्थ पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं और सूक्ष्म जीवों की ऊर्जा, कार्बन और खनिज पदार्थ ये सब प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थों के अंतर्गत जीवित पौधों और जंतुओं के मरे हुए यानी मृत और अपघटित अंशों को शामिल किया जाता है। जीवधारी चाहे वो जीवित हों या मृत, मिट्टी के बनने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये आकार के अनुसार
अलग अलग अवस्थाओं में मिलते हैं। बड़े आकार वाले जो जंतु हैं मिट्टी और पत्तियों के ढेर में रहते हैं। इनके शरीर की लंबाई जो ली है, ये मानी गई है, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये रीढ़दार भी होते हैं और बिना रीढ़दार भी होते हैं। दोनों तरह के जानवर इसका अंग हैं। जीवांश का जो पदार्थ है वो 5 से 12% तक मिट्टी का अंग बनता है। और अजैविक जो पदार्थ हैं, यानी जो मृत पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, वे 38 से लेकर 47% इसका हिस्सा बनते हैं। अब जैविक पदार्थों की चर्चा करते हुए इसमें ज़्यादा छछूंदर, आर्madillo, खरगोश, गिलहरी, चूहा, सांप, भूकीट, घोंघा, शंबुक, मकड़ा, किलनी, ये सारे रीढ़दार जंतु हैं जो कि हमें इसमें मिलते हैं। मध्यम आकार वाले देखें तो 1 सेंटीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर के। तो इसमें आते हैं कुटकी, मकड़ा, मकड़ी, कीट लार्वा, सहस्रपाद कीट, समपाद जीव, ये सारे महत्वपूर्ण जीव हैं इसके अंतर्गत। और अगर लघु आकार के देखें तो इनके शरीर की लंबाई 0.2 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी बहुत ही छोटे होते हैं ये। तो इसमें तो भाई बैक्टीरिया जैसे जो उस प्रकार के जो जीव हैं वो इसमें आएंगे। तो ये वही कि जैविक पदार्थों की चर्चा जो कि मिट्टी का संगठन करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अजैविक पदार्थ या खनिज पदार्थ। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण मूल चट्टान से होता है। इस तरह से खनिज पदार्थ मिट्टी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि मिट्टी के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। जैसे हॉर्नब्लैंड, आल्विन, बायोटाइट, हाइपरस्थीन, पोटाश, ओजाइट, ये सारे खनिज पदार्थों के नाम हैं। हो सकता है आपने ये पहली बार सुने हो, लेकिन ये उन सब के नाम है। मृदा मंडल या मिट्टी के मंडल में ऊपर से नीचे की ओर जाने से खनिजों का आकार बढ़ता जाता है और खनिजों का निर्माण और विघटन ये चक्रीय रूप में होता रहता है। आधार की जो शैल है उसका अपक्षा, अपर्दन, अपघटन हमेशा होता रहता है। तो ये हुआ दूसरा संघटक जो कि था अजैविक पदार्थ या खनिज पदार्थ। तीसरा है मृदाजल, यानी कि जो पानी मिट्टी में मिलता है उसकी बात हो रही है। मृदा कणों के बीच में जो रंध्र के गैप हैं उसमें जो जल उपस्थित होता है उसे मृदा जल कहते हैं। ये सारे रंध्र या तो हवा से भरे रहते हैं या जल से भरे रहते हैं, यानी या तो उसमें हवा मिलेगी या जल। इसमें जल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता उसमें रहने वाले पौधे और जंतुओं को प्रभावित भी करती है। वैसे तो मिट्टी में जल का रहना बहुत ज़रूरी है। ये 70 से लेके 95% जल से निर्मित होती है। इसमें जो छोटे छोटे जंतु और वनस्पति हैं उनको आसरा मिलता है। विलेय जल ऑक्सीजन को मृदा तक ले जाता है और ये मिट्टी के तापमान को संतुलित भी रखता है, यानी बैलेंस में रखता है। सर्दी के समय में तुषार के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों को बचाता है। इसमें जो जल की मात्रा है उसका निर्धारण वर्षा और हिम द्रवित जल, जो बर्फ़ के पिघलने से जल मिलता है, उसके आधार पर होता है। तो ये तीसरा इसका संघटक हुआ जो कि था मृदा जल।
हालांकि इसका भी हम आगे भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत विस्तार में न जा कर के, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार तो चौथे हिस्से पर पहुंचते हैं, जो कि है वायु, मृदा वायु, यानी मिट्टी की हवा। मिट्टी में बहुत बड़ा भाग वायु का होता है, ये खाली स्थानों में जाके भर जाती है। तो जो भी मिट्टी की जो खाली जगह है वो अगर पानी से नहीं भर पाएगी तो हवा से भर जाएगी। मिट्टी की ये हवा, जैसी वायुमंडल में हमें हवा मिलती है वही हवा है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ज़्यादा है। ये मृदा वायु में पाए जाने वाले जीवाणु भी इसमें मिलते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। दोनों आवश्यक हैं। वायु की जो नियमित पूर्ति होती है उसमें जल बाधा डालता है, जल बाधा डालता है। इस प्रकार से भूतल के ऊपर वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी कम है, 0.03% ही है, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा 79% है। तो इस प्रकार से इसका वितरण मिलता है। और मिट्टी के अंदर जो मरे हुए जीव के अंश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से उसका उद्भव भी लगातार यानी निरंतर चलता रहता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने मिट्टी के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना और उसके संघटक कौन कौन से हैं उसके बारे में ज़रूरी जानकारी ली। आशा है आपके अध्ययन के लिए ये उपयोगी रहेगी।